तो हम लोग कल देखे थे कि पब्लिक चॉइस अप्रोच में कौन कौन से थ्योरिस्ट थे। उसमें एक मॉडल हमने देखा था, है ना, निस्का नेन और एंथनी डाउन्स का। ठीक है, और भी मॉडल्स उस पर आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। एक तो ओस्लोन का एक मॉडल है ना। ठीक है, तो सभी जो मॉडल्स जो होंगे, इस मॉडल क्या होता है? मॉडल एक तरह का अप्रोच है जिसमें पहले से पूर्व निर्धारित कुछ सेगमेंट होते हैं, पहले से कुछ मानक बनाए जाते हैं और उसके आधार पे किसी घटना प्रघटना के बारे में ये कोई बात कहा जाता है और वो सुव्यवस्थित होता है, उसका नकल किया जा सकता है, इसलिए उसको मॉडल कहते हैं। ठीक है, मॉडल का नकल लोग करते हैं, है ना। आप जो मॉडल समझते हैं सिर्फ वही मॉडल नहीं है, सोसाइटी में भी मॉडल्स हैं, है ना। कोई हेल्प कर रहा है किसी का तो उसका भी नकल किया जाता है। तो ऐसे ही ये जो बताते हैं, इनके विचारों का नकल किया जाए कहाँ पर? लोक प्रशासन में, वाइल मेकिंग पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ों में अंतर किया और सभी अपने जो मॉडल्स की बात करेंगे उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रखेंगे वो कि भाई अच्छा क्या है, तो बाजार अच्छा है, मार्केट अच्छा है। कल भी आप देखें निस्का नेन के मॉडल में तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की गई है ना, निजी प्रशासन के महत्व को बताया जा रहा होगा। और क्या है, लोक क्षेत्रक की कमियों को, की सीमाएं, ये इसमें आ रही होंगी। ठीक है, सीमाएं क्या है भाई? कि पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायित्व का अभाव है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें, ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें इसी तरह की बात ये कह रहे होंगे। सबका कहने का तरीका अलग होगा। अब ये दो चीज़ों में अंतर करते हैं। ठीक है, इनको कहा कि भाई सरकार जो है गुडनेस पे काम करती है, शुभता पे, अच्छी चीज़ों पे, लोक कल्याणकारी नीतियों पे काम करती है। इसमें दो तरह के सेगमेंट में अलगाव देखना चाहिए। एक तो प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड, इन दो चीज़ों में अंतर इन्होंने स्पष्ट किया और ये सिखाया, समझाया कि अगर सरकार को देखें तो वो सिर्फ इस पे काम करती है, पब्लिक गुड के फैक्टर्स पे काम करती है। पब्लिक गुड क्या है? कोई भी मतलब जनहित का विषय उठाइए और उस पर नीति बना दीजिए, पॉलिसी बना दीजिए, उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। जैसे सड़क, अब आप देखिए समझाना क्या चाह रहा है। सड़क बनाना बुरा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को ओवरऑल देख करके बिना किसी के डायरेक्ट फीडबैक के अगर आप बनाते हैं तो कोई उसका फायदा नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि पब्लिक गुड में कमी क्या है, गुड होते हुए भी बैड क्या है इसमें। ठीक है, जैसे आप जहाँ पे भी रहते होंगे, आपके जो भी हाउस ओनर होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि सर आपके घर के सामने जो स्ट्रीट लैंप लगा है ये लगाते समय आपसे पूछने आया था क्या बिजली विभाग कि इतने ही दूरी पे लगाएं या ना लगाएं? तो उनको होश भी नहीं होगा कि ये सब भी पूछा जाता है क्या, लगा दिया। हम लोग भी ऐसे ही हैं, कस्टमर ओरिएंटेशन हमारे अंदर है नहीं, तो उनको भी बड़ा अजीब सा ये प्रश्न लगेगा। पार्क में जाके, जिसके भी घर के सामने पार्क है, पूछिए कि पार्क बनाते समय आपसे पूछा गया था इसमें कहाँ कहाँ खेलने का जगह हो, बैठने का हो कि नहीं हो, लैंप कहाँ लगाया जाए, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता है। पार्क बनाना चाहिए, सड़क बनाना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी देना चाहिए, बिजली मिली नहीं मिली, राजनीति चलती रहती है और पब्लिक इंटरेस्ट पे कुछ काम हो जाता है। बट ये बहुत फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या होता है, पब्लिक गुड पे चलने से कस्टमर, ग्राहक की जो भावना है ना, ये विकसित नहीं होती। और जब ग्राहक, कस्टमर स्पिरिट नहीं आता है ना, तो कस्टमर फिर आलोचना बंद कर देता है, क्रिटिसाइज नहीं करता है। इसका खराबी क्या है? आलोचना ना ही होना, आलोचना का ना होना, ये एक समस्या हो जाती है। और जब आलोचनाएं नहीं होती हैं तो क्या होता है, सरकार में गैर उत्तरदायित्व
का विकास। ठीक है, जब क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब इसी को प्राइवेट गुड से समझिए। ये किसके बारे में बात किया हमने? लोक क्षेत्रक। लोक क्षेत्रक का ये अप्रोच है, और इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कस्टमरी सेंस नहीं देता है, कस्टमर्स ओरिएंटेशन नहीं आता है। एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइवेट सेक्टर स्पिरिट्स, और उनके वर्क कल्चर को हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या कैसे है। तो निजी क्षेत्रक में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा? ये कस्टमर से पूछते हैं कोई भी काम करने से पहले, सिर्फ जनहित के ओवरऑल चीजों को देखकर नहीं लगाते। सबसे पहले क्या करेंगे? ये ग्राहक की आकांक्षा को देखेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं? पैसा कमाने के लिए सोच रहा है। अरे कौन पैसा लुटाने के लिए सोचता है? सरकार से ज्यादा कोई पैसा लेता है? 8 बजे तक बहुत टैक्स दे चुके हैं आप उठ के। और अब 2 ही चीज जिंदगी में सच है, डेथ और टैक्स, तीसरा सब झूठा है। ठीक है, ये 2 होगा ही जिंदगी में, बाकी सब हो चाहे ना हो। टैक्स देना ही है और डेथ होना ही है। 2 चीज बहुत सिंसियरली समझना चाहिए दुनिया के किसी नागरिक को। तो क्या है? ग्राहक की आकांक्षा को पहले समझता है, उस आकांक्षा के अनुरूप वो क्या करेगा? नीति बनाएगा, परियोजनाएं अपनी डेवलप करेगा, और फिर उसका क्या करेगा? संचालन करेगा। और जब ऐसा संचालन होगा तो ग्राहक में क्या हो जाता है? ग्राहक इसके लिए, ग्राहक की भावना का विकास होता है। आपसे पूछ के किया है ना, आप ये सोचते थे, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे है कस्टमर स्पिरिट, ग्राहक भावना। इस भावना की वजह से आलोचना कभी बंद नहीं होती है, क्रिटिसाइज करता रहता है, विद्रोही है। और यही क्या करता है? निजी प्रशासन को उत्तरदायी बना देता है। यही क्या करता है? उसे पारदर्शी बना देता है। और इसीलिए प्राइवेट अच्छा है और पब्लिक खराब है। इन्होंने एक नारा दे दिया, अमेरिका में, ब्रिटेन में नारे गूंजने लगे ऐसे, पब्लिक बैड प्राइवेट गुड। ठीक है, तो पब्लिक बैड प्राइवेट गुड का वजह यही है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आपको जिस आपका हाउस ओनर के बारे में बातें हमने कही, आप उनको जाके पूछेंगे, उनको सेंस भी नहीं होगा कि ये क्या पूछने की बात है, इसलिए कभी आलोचना नहीं करते हैं। जैसे आप ही देख लीजिए, आप दिल्ली में आए, अब आए होंगे तो कहीं सड़क टूटी होगी, पैर स्लिप हो गया होगा आपका, चाहे चोट लग गया, कुछ गंदगी हो गई, तो क्लास छोड़ के आप फोन किए? एक कस्टमर के रूप में मैं बोल रहा हूँ, क्लास छोड़ ही के नहीं, क्लास के बाद भी करोगे क्या? आप ध्यान भी नहीं दोगे कि रोड कौन बनाया था, किसको बोले, हमें क्या लेना देना। बहुत सारी बातें इससे हो जाती, क्योंकि आपसे किसी ने पूछा नहीं ना। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है, लोक चयन उपागम में कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि सभी सेवा प्रदाता संगठनों को अपने ग्राहकों ऑब्लिक नागरिकों के साथ एक अच्छा संवाद, इंटरैक्शन रखना चाहिए। उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप ही परियोजना बनानी चाहिए और उसका संचालन करना चाहिए। तभी उनको लगेगा कि मेरे लिए हुआ है। और जब उनको नहीं मिलेगा ना, तो क्या करेंगे? आलोचना करेंगे, और फिर जाकर के न चाहते हुए भी संगठन को क्या होना पड़ेगा? अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो क्या है, इस तरीके से संवाद का चॉइस होना चाहिए लोगों के पास, आलोचना का चॉइस होना चाहिए, चयन आलोचना का होना चाहिए, क्रिटिसिज्म का चॉइस होना चाहिए। अब सड़क की बात हो गई, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके मोबाइल से कुछ पैसा काट लिया जाए, ठीक है, जियो या जो भी आप चार्ज वार्ज कराते हैं, कराए हम, खत्म हो जाए आपका। अब देखिए ना, क्लास में ही बीच में ब्रेक लेके बाहर जाके उसको कितना सुना क्या जाइए, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पैसा लेने का? क्या बिगाड़ा था यार? बाहर रोड पे कितना पैसे दिए हो, जाने अनजाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कितना सरकार को दे रहे हो, उसको तो कुछ नहीं बोलते कभी। और एक कुछ गलती से हो गया होगा, एक बार बताओगे तो ठीक भी कर देगा, क्योंकि वो ईश्वर मानता है ग्राहक को, ऐसे नहीं काट सकता वो, कोई ना कोई जरूर बात होगी, उसकी परियोजना फेल भी होगी ना, तो भी लाइबिलिटी यथासंभव निभाने का सोचेगा। लेकिन हम लोग डांटते किसको हैं? उसी को।
जिसको डांटना चाहिए उसको नहीं डांटते हैं। इसीलिए क्या है, पब्लिक बैड है और सरकारी क्षेत्र में गैर उत्तरदायित्व तो पाया जाता है, उसमें पारदर्शिता नहीं होती है, इसीलिए लोगों के पास क्या है, समस्याएं हैं। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको पब्लिक में लेना चाहिए, ये ओस्लोन के मॉडल में कहा गया है। अब आपसे प्रश्न पूछ देंगे कि ओस्लोन ने किन अर्थों में पब्लिक गुड को अच्छा नहीं बताया, प्राइवेट गुड को अच्छा बताया है। विवेचना करें, उदाहरण वर्णन करें, आज के समय में प्रासंगिकता बताएं, किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, कोई और जार्गन्स डाल के सवाल पूछ लेंगे। जार्गन क्या डाल देंगे, यहीं पे एक शब्द जोड़ देंगे कि ओस्लोन के मॉडल पे चलने से क्या होगा, वैल्यू फॉर द मनी हो जाएगा, वैल्यू फॉर द मनी। कल आपको हमने बताया, लिखवाया है ये शब्द, ठीक है। द्रव्य के लिए मूल्य, ये क्या होता है, इसका मतलब है पैसे के महत्व को समझना, दैट्स ऑल। पैसे के महत्व को कैसे समझोगे भाई, ऐसे करने से समझोगे क्या, ये समझा क्या पैसे को, पैसे तो उड़ा डाला इसने। कल्याणकारी नीति के नाम पर जनहित के लिए दुनिया भर की परियोजना बना करके चला दिया। अब बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कई सारे फ्लाईओवर, कई सारी सड़कें ऐसी बनाई जाती हैं, कई सारे बिल्डिंग सरकारी बना दिए जाते हैं जो लोगों से पूछा नहीं जाता है, बिना पैसे का हो जाता है सब। तो जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू फॉर द मनी कहाँ हुआ, उस पैसे के महत्व, ठीक है। इटली के इकोनॉमिस्ट थे अल्फ्रेडो परेटो, और इन्होंने सिखाया, परेटो ऑप्टिमैलिटी एक टर्म दिया है। इनका कहना है, इनका कहना क्या है इसको समझिए। जैसे हम देखें अगर कि जिस पद्धति से हम काम करते हैं, अगर कोई एक ऐसी पद्धति जिससे आय और जनसंख्या में पैरिटी आ जाए, तो सबकी आय जो है समान हो जाए, तो हम उसी पद्धति से दूसरे क्षेत्र में काम करके उस सेक्टर के लोगों में आय बढ़ा सकते हैं। ये उनका अप्रोच है, और उन्होंने गिनी कोफिशिएंट और अपने इकोनॉमिक्स के कुछ तरीके बताए। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इसमें आइडिया उनका लेना है, अप्रोच लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारे सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं, तो सिस्टम थ्योरी तो है बायोलॉजी का, बट लेनेफी ने दिया है। जैसे ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम, 9 सब सिस्टम है इसमें। बहुत सारी मेडिसिन सिस्टमेटिक होते, सिस्टम के लिए दिए जाते हैं। जितना ओरल मेडिसिन आप खाते हैं वो सब क्या है, सिस्टम्स के लिए दिए जाते हैं, वो लोकली नहीं होते। जैसे आपके चेस्ट के लिए, आईज के लिए, हार्ट के लिए कोई लोकली बाहर से कुछ दिया तो उसी एरिया में जाएगा। ओरल मेडिसिन क्या है, सिस्टम्स पे काम करता है, पाचन तंत्र, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल सिस्टम, सबको डील करता है, ऐसा देखता है, क्योंकि एक सब सिस्टम का इम्पैक्ट पूरे बॉडी पे होता है ऐसा। तो उसका अपना अप्रोच हम लोग संगठन में लेके, जो हम क्या पढ़ रहे होते, तुरंत क्या बनाए ऑर्गेनाइजेशन, हमें तुरंत ऑर्गेनाइजेशन में आइडियाज को लेके आ जाना है, ठीक है। अब जैसे हम ये देखें, मान लीजिए यहाँ पे एक ये कोई एरिया है जो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, वो उनकी आमदनी या जो नागरिक हैं इस क्षेत्र का, मान लीजिए शिक्षा से जुड़े हुए या सिविल एविएशन से, हेल्थ से, या किसी बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए, उनकी आमदनी और आय ऑलमोस्ट उनकी जनसंख्या और आय में ऑप्टिमैलिटी है। मतलब कोई 100 रुपये कमा रहा है तो कोई 90 रुपये है, कोई 85 है, ऐसा नहीं कि कोई जीरो में है, कोई माइनस में, ये नहीं है, ऑप्टिमैलिटी है। बाकी क्षेत्रों में ये नहीं हो रहा है, ये छोटा छोटा है। तो मान लेते हैं कि रोजगार का कोई जगह ले लें, ये सिविल एविएशन है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन टेलीकॉम में ऐसा नहीं हो रहा है, या पावर सेक्टर में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहता है परेटो मॉडल कि देखो स्पेस, इसको बिना बिगाड़े हुए, एक तो तरीका है बराबरी करने का कि क्या करें, एक तरीका क्या है समानता लाने के लिए इसको छोटा कर दे, ये एक तरीका है। एक है कि ये लो जी, लगभग, हमने स्केल तो देखा नहीं, लगभग ठीक है। एक दूसरा तरीका है कि ये जो इसका था पेरीफेरी, ये क्यों था, इसको हम समझ लें, ठीक है, कि इतना बड़ा एरिया इसने कैसे पाया, मतलब इसमें निवेश क्या हो रहा है, इसमें अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे है, इसमें व्यापार पद्धति क्या अपनाई गई है,
ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई आर्थिक चीज़ों को बताया, लोगों की जनसंख्या भी इसमें शामिल है, जनसंख्या इसमें क्या है, मतलब इसमें जुड़ी हुई लोग कितने इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, इसकी प्रक्रियाएं कैसी हैं, प्रोसीजर्स इसके कैसे हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को हम देख लें अगर, और यही सब चीज़ अगर इसको उठा करके हम यहाँ डालें तो इम्प्रूव हो सकता है। अब अभी स्पेस तो है ही यहाँ पे ना, तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। ये क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब हम इसको मान लीजिए इसकी प्रक्रियाएं रिजिड हैं, तो इसको खोलो यार, थोड़ा इसको खोलो, वैसे बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा ये था। इसी को पेरेटो मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। जैसे वो जो बता रहा है, अपने नाम से जोड़ दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ, एक क्षेत्र में कोई काम करने से लाभ हुआ, उसको दूसरे में करोगे तो वहाँ पे भी लाभ होगा, वहाँ पे भी अधिकतमीकरण हो जाएगा। दैट इज पेरेटो मैक्सिमाइजेशन। अब इसी चीज को हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखें कि क्या पब्लिक चॉइस अप्रोच जो कहता है उससे क्या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हम कर सकते हैं क्या? अब आइए देखते हैं। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए सिविल एविएशन का क्षेत्र है, और एक ही था एयर इंडिया पहले, महाराजा। तो इसका क्या होगा, महंगा था, इसमें दुनिया भर की इसकी कमियां थी, सीमाएं इसकी बहुत थी, आप जानते हैं, कल ही से बात कर रहे हैं। क्या क्या सीमाएं थी, मोनोपोली होगा, इसमें काम करने वाले मैनेजर को डर नहीं लगेगा, ग्राहक को कुछ देगा तो सोचेगा भगवान ने दान दे दिया, तुम्हारा भाग्य है, अपने को अपर हैंड में रखेगा, पारदर्शिता नहीं रहेगी, उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, ग्राहक संतुष्टि के लिए काम नहीं करेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लगाएगा, घटिया टेक्नोलॉजी होगी, सर्विसेज पे ध्यान नहीं देगा, क्वालिटी इंप्रूव करने पे ध्यान नहीं देगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, सीमाएं ही। अब पब्लिक चॉइस का इसमें एक चम्मच मसाला डालिए। पब्लिक चॉइस क्या कहता है कि ऐसा नहीं होगा जी, इसके स्थान पर मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ठीक है। अब ये कई संगठन आ गए, अब ये सब मिल करके सिविल एविएशन को चला रहे हैं। इसका आकार छोटा हुआ और ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे आ गए, ठीक है, मल्टी हेडेड हो गए। गो एयर इंडिया के साथ अब स्पाइस जेट, बहुत सारे MDLR, ठीक है, विस्तारा, एयर एशिया, ब्ला ब्ला, बहुत सारा हो गया। मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स एंड सर्विसेज देना है, तो मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन से दोगे तो क्या होगा, इन सबके बीच क्या होगा, फाइट होगा, सबके बीच प्राइस का फाइट होगा कि कम से कम पैसे में बेहतर से बेहतर सर्विसेज देंगे। तो होगा क्या, ऐसे सिविल एविएशन चलाओगे तो ये जो सीमाएं हैं ये सेटल हो जाएंगी, ये कमियां खत्म हो जा रही हैं, यहाँ के यहाँ खूबियों में बदल जाएंगी, ठीक है। और सभी कुछ क्या है, ग्राहक के लिए, ग्राहक का हित होना शुरू हो जाएगा। पहले महाराजा का प्राइस अधिक था, अब यहाँ इसका भी घट गया होगा। मुंबई जाने का अगर ज़्यादा पैसा लेगा तो अब कम हो जाएगा, कहीं भी जहाँ भी उसकी होगी, नहीं तो बेचना पड़ जाएगा, तो भी नहीं चला पा रहा है, तो देखिए अब की स्थिति है, उसको फाइट करना ही पड़ेगा मार्केट से। तो इसलिए क्या है, बाजार अच्छा होता है, लोगों के पास चॉइस होना चाहिए। चयन होने से क्या होगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इनके बीच कंपटीशन होगा कि सस्ते से सस्ते दर पर हम गुणवत्ता युक्त सेवाएं दें, और इसी बिहाफ पे ग्राहक का फायदा हो जाएगा, और इस इवन संगठन का भी फायदा है, इस संगठन में भी विकास होगा। जो एयर इंडिया में जितनी कमी थी, कमी क्या क्या हमने देखा भाई, पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायित्व तो नहीं है, ग्राहक का ध्यान नहीं रखता है, अब रखना पड़ेगा क्योंकि टिकोगे नहीं तो। और देखिए नहीं टिका, नहीं ध्यान रखा तो अब गवर्नमेंट उसको सोच रही है कि इसको दे ही दें, करने का क्या जरूरत है, ठीक भी है, कोई जरूरी नहीं है, ये अच्छी बात है, पब्लिक चॉइस का ही जमाना है, ये सही कह रहा है, ठीक है, ये कहता है। अब इसको उठा करके आप यहाँ रखिए और किसी दूसरे क्षेत्र में इसी मॉडल को डाल दीजिए, तो क्या वहां पे विकास नहीं होगा? तो अल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा कि मान लो कि यहां से जो बिजनेस करते थे, जो मतलब क्वालिटी डिलीवर कर रहे थे, यहां से इस मॉडल पे आए, तो यहां मान लो 60 है और 40 का इंप्रूवमेंट हुआ ना, तो लगभग 40 का इंप्रूवमेंट दूसरे क्षेत्र में भी जाओगे तो हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल, अस्पताल,
सरकार का हॉस्पिटल है, अब इसको प्राइवेटाइज करके इसमें भी मार्केट फोर्सेस ले आइए, कंपटीशन दे दीजिए। अब ब्रिज कैंडी, अपोलो, ये वो ब्ला ब्ला, और एम्स भी है, सुधरना पड़ेगा अभी, नहीं तो उसका भी शिकायत होगा। ये नहीं, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या सीख रहे हो, हमेशा एक जार्गन सीख रहे हो, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। सब देखने से लग रहा है पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन अगर समझ गए, जान गए तो काम आसान हो गया। मोहित ने भी थोड़ा सा लिखा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ इजीली समझ गए। बहुत सारा चीज़ है, मोहित वोहित कहीं पे है ही नहीं कुछ, है ना, एक जगह आसानी से हो गया। अच्छे से सुन लो, उसको ब्रीफ कर लो, खुश रहो, घर बसा लो, एक ही बार में काम हो जाता है। इससे हल्का ना कोई सवाल है ना कुछ है। अच्छा, कुछ ना समझ आए, कोई पढ़ के भी लगे तो इसका फिलॉसफी लिख देना चाहिए, जो बेसिक है, कल से देखे हम। जितने बच्चे ये सोच के एग्जाम दिए ना कि जहाँ हमारा तो सब चला गया, मेरे अपने बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं, दूसरों का नहीं जानता मैं, कोई आज तक फेल नहीं किया। जो ये सोचा ना कि क्वेश्चन पढ़े समझ में नहीं आया तो चलो जो जानते हैं लिख दो, और जब वो बाहर आता है तो हम बताते हैं कि यही लिखना था, इसमें यही सही लिखना था। और ऐसा 2-3 जगह में होगा, हर्बर्ट साइमन में हो सकता है, ऐसा रिक्स में हो सकता है, और इससे हल्का कुछ भी नहीं है, ठीक है। थ्योरी से ब्लड में आपका आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना, ऐसा ही हो जाएगा। हमारे प्राचीन काल में, हमारे ज़माने में ऐसे ही होता था, आपका भी हो जाएगा। मतलब पबैट का एग्ज़ाम हो ना तो चलो कोई एग्ज़ाम ही ना हो, ऐसा फील होता था। लोग पूछते थे, पढ़ते रहते थे, तो ऐसा हम लोग को फील ही नहीं होता था कि कुछ एग्ज़ाम, ऐसे मुँह धो के गए, काम हो गया। और सबके 1.5 गुने नंबर एक ही पेपर में, एकदम स्विप, सीधा सिक्सर वाला फटाफट मार के चुपचाप बैठ जाते थे, आसानी से काम हो जाता था। पेपर 2 में थोड़ा ये अप्रोच धोखा दे देता था, उसमें ये सब काम नहीं चलता है ना, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़, मैंने आलस तोड़ दिया और पेपर 2 को इतना लार्ज कर दिया, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम बना दिया उसका। अब तो मतलब छक्का क्या, 10वां चला जाएगा इसमें एक ही बार में, छक्का क्या होता है, अब तो कोई बात ही नहीं है। अब वही करता है जो मेहनत करता है कि नहीं हमें पास ही नहीं करना है, अब उसके लिए क्या उपाय है। अब पीटी पास ही नहीं करना है, मेंस देना ही नहीं है, नंबर 1। अच्छा, मेंस देना है तो फिर हमें वो देखना ही नहीं है जो हम पढ़े थे, हमें तो यही कटारिया, फाड़िया, नोचिया, यही सब किताब तो किस में है यार, हैं? ये सब किताब पढ़ के कोई भलाई नहीं हुआ है, ठीक। तो ऐसे तैयार इसको करिएगा। एक है विंसेंट ऑस्ट्रम का मॉडल है, मोहित ने लिखा है, इसलिए एग्जाम में नहीं आया है अब तक और नहीं आएगा। किसी भी लोक प्रशासन का किताब उठाओगे ना तो विंसेंट ऑस्ट्रम का मॉडल जरूर लिखा होगा, लेकिन सुन लो, इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं, इसमें है लिखा हुआ, कुछ बातें ध्यान देने। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी 1974 में, ठीक है, उनका नाम है विंसेंट ऑस्ट्रम, और एक मॉडल अपना दिया, उस मॉडल का नाम है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतांत्रिक प्रशासन। अब आम आदमी बन के लोकतांत्रिक प्रशासन को मत सुनना, है ना, मैनेजर बन के लोकतांत्रिक प्रशासन को सुनना है। जैसे बाहर किसी इतिहास भूगोल वाले को बोलोगे कि लोकतांत्रिक प्रशासन, तो अच्छा, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब लोकतंत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं। जब भी देखो थ्योरिस्ट आए, एक रामबाण समझ लीजिए, जब भी आए थ्योरिस्ट ना, अपना दिमाग को साइड कर देना चाहिए, उसको उसके नजरिए से ही देखना चाहिए बस, बाद में आलोचना करो, देखते समय अपना दिमाग मत लगाओ। जैसे हमने कहा ना डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो तुम्हें सुनाई नहीं देना चाहिए, सुनाई नहीं देना कि विंसेंट ऑस्ट्रम ने कुछ कहा होगा, मे भी चूहे के लिए भी कहा होगा, कुत्ते के लिए भी कह सकता है, आपको एक पर एक थ्योरिस्ट मिलेंगे। ऐसे रिक्स को मैं 2-3 बार बोल चुका क्लास में, लोगों को जटिल क्यों लगता है, उसने अपने वोकैब बना दिए। जैसे एक यूज के साला शब्द भारत में यूज करोगे तो होगा गाली गलौज कर रहा है, क्या बोल रहा है ना। स्वीडिश टर्म उठाए, साला मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और एक टर्म दे प्रिज्मेटिक साला मॉडल, बैकग्राउंड था उसका फिजिक्स का, वहां से एक टर्म उठा लिया, और स्वीडन के स्वीडिश वर्ड से साला उठा लिया और दे दिया मॉडल। अब बच्चे परेशान, दुखी, पढ़ोगे तो क्या लगेगा, विकासशील देशों में प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिमान। अगर ये लिख देता कि मॉडल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग नेशन, हर किसी को समझ ही में नहीं आ जाता, तो फिर रिक्स कैसे होता। फिर मैं ये कैसे बोलता आपको कि थोड़ा जटिल है,
थोड़ा सा ऐसा होगा, आप दुखी कैसे होते, ठीक है। और क्या किया, वो कैब सिर्फ चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं बोल दूं चूहा, और फिर आपको बोला जाए कि चूहे पर जो लिखा हुआ है उसको समझे, आपको अटपटा नहीं लगेगा? चूहे पर लिखा हुआ, चूहा लिखा जाता है उसके मॉडल में यही सब है। और मैं क्या करूंगा, जिस दिन वो क्लास होगा उसका सारा गुत्थी को सीधा कर दूंगा, बस ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसके बाद आपको लगेगा कि इसमें समझने लायक क्या है, फिर ये तो हम समझ ही गए, ठीक है। इतना ही इजी होता है। लेकिन ये नजरिया रहे तब। अब ये प्रिज्मेटिक क्या है पता नहीं, है ना, रिक्स कुछ भी नहीं है, नालायक है, ऐसे समझना है। जो कह रहा है चुपचाप उसका बात ले लेना है, उसी के अंदाज में लेना है, उसी पे खत्म कर देना है। तो इस लोकतांत्रिक प्रशासन को आप वैसा ना समझें जो इस शब्दों के अर्थ से हम समझ रहे होते हैं। नंबर 1, इसने अपने मॉडल में बिखरी हुई बातों को रखा है, कोई अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित विचारधारा को इसने प्रस्तुत नहीं किया है, ये भी इसकी कमी है, ठीक है। 2 बड़ी बातें इनके इसमें हैं, इस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में। डेमोक्रेटिक शब्द किस सेंस में यूज किया है थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा। एक तो सबसे पहला ये कि राजनीति और प्रशासन तो यूपीएससी ही हो जाएगा पहली बार में। माय डियर, आप लोग जो डर गए हैं ना कि नहीं हम पीसीएस में करेंगे, पीसीएस में होता है, एक बार पीटी पास कर जाइए और एक बार हमारे मेथड से एक एग्जाम मेंस का कृपया दे के देखिए, है ना। कृपया मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही भयभीत हो गए हैं बच्चे। अब फिर आपको देखिएगा, आपको किसी पीसीएस का एग्जाम देने का नौबत ही नहीं आएगा, तब हमें मिलेगा के। लेकिन पद्धति यही चाहिए और अच्छे से चाहिए भाई। ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए बार बार काम करना पड़ेगा। आपके सबके फुटनोट्स तैयार करने पड़ेंगे। आपके पास सिनॉप्सिस नहीं होगा ना, नहीं कर पाओगे। लिख लो सुबह में, नहीं होगा, हमारा नाम लिख के साइन करवाओ मुझसे नीचे, ठीक है। आपको ये बनाना ही पड़ेगा। आज बनाइए, 2 साल लहू लुहान होकर बनाइए, चॉइस आपका है। जब करोगे, जब जागोगे तभी से सवेरा होगा, तो सीधी बात है। क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता है ना, फिर सब घालमेल हो जाता है, सब एक जैसा। अभी तो क्लास चल रही है तो आपको बहुत क्लैरिटी है। 8 महीने बाद ओसलॉन का नामी, तो हमारे पास सुबह में 5 बजे, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आईआईटी दिल्ली के बच्चे 15-16 बाइक लेके आते थे सुबह में 5 बजे। ये टाइम है 2006-07, है ना। ऐसे ही वो चूंकि हम लोग का हिंदी में जो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में नोट्स नहीं था, वो बच्चे देखे थे। उस समय एग्जाम भी आए थे, जैसे हमें ध्यान आ रहा है, मेरे ख्याल में 2007 में होगा, मोरल का और प्रोडक्शन का। वो इंग्लिश में नहीं था, वो तो छूट गया था, यहाँ था, वो सब देख लिए कि ये सब एग्जाम्स में आते हैं। और वो सब देखिए कितने मेहनती होते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं था, हमारा 8-9 बजे से क्लास होता था, 9 बजे से। तो वहीं से कुछ बच्चे पीछे पड़ गए कि सर नहीं, कुछ तो हमें मतलब करना ही पड़ेगा, हम लोग ग्रुप है, मेंस देना है। आईआईटी कानपुर का वो एक गौरव भी है, हिंदी में लिखा है, फिर बाद में उसके सिस्टर क्वालिफाई की, ठीक है, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो हमने कहा कि 5 बजे आ पाओगे, ऐसे ही बोल दिया, आ ही गया सब। अब पकड़ लिया बात को कि हाँ अब तो आएंगे ही। तो अब कैसे करो, हम भी ऐसे ही बोल देते हैं, सोचे बिना अब बोल देते हैं, तो करना पड़ता है। फिर हम परेशान होते हैं, चलो यार। एक बैच, उस 15 में 12 बच्चे इंटरव्यू गए और हमें लगता है 7-8 क्वालिफाई कर गए थे उस टाइम पे, ऐसे ही। और ये नोट्स पढ़ के जो आपके हाथ में है ना, इसी तरह का लिखा हुआ, पहले टाइप किया हुआ मैं देता था, थोड़ा कुछ चेंजेज आए, अब ये टाइप नहीं हो पाए इसलिए ऐसा जा रहा है। अब ये टाइप मॉडल पे अगले बैच को ये जाएगा, ठीक है। इतना ही ये है। देखिए डेडिकेशन, देखिए आप, कहाँ इतना डेडिकेशन होता है। अच्छा, डेडिकेशन होगा, मान लो हिंदी के कुछ बच्चों में डेडिकेशन मैंने देखा कब आ जाता है, जब एग्जाम ही नहीं है, मेंस नहीं देना है, तो डेडिकेशन दुनिया भर का है। अरे तो ऐसे में क्या कर लोगे। अच्छा, उस डेडिकेशन का दुरुपयोग क्या हो जाता है, सोशल इशू का 3 महीने क्लास कर लेता है, फिर ये सोचता है कि हमारा आईआर छूट गया है, क्यों ना उसको कर लें, 1 महीने का क्लास आईआर का कर लेता है। यही डेडिकेशन है। एग्जाम दो, एग्जाम के ठीक पहले पढ़ो, आखिरी सांस तक पढ़ते रहो, एग्जाम में घुसने के पहले तक। ऐसे पास किया जाता है यूपीएससी, ठीक है।
पीटी दो तो एकदम पलटते रहो। इस समय बिलीव मत करो कि एकदम एक दिन पहले शांति रहना है, जूस पीना है। कुछ बच्चे सिनेमा में देख के आ जाते। मैं देखता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में बेचारा गया एग्जाम देने, गार्जियन पीछे पड़ा हुआ है, ये पानी पी लो। गार्जियन को एकदम दूर रखो, एकदम धाए धाए मारूंगा मैं, निकलो। कोई सृजन में मनुष्य अकेले रहता है, चेहरा काला पीला यहाँ तक होने दो। भूखे प्यासे भी, हम एग्जाम नहीं दिए हैं, एक रात भर जग के अगले बार दे के, एक रात सोए बिना ही हम लोग कितने एग्जाम दिए हुए हैं। मास्टर डिग्री का एग्जाम एक रात पढ़ के देते थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम जानते हैं ऐसे। उससे सिर्फ डिस्टरबेंस होती है, 10 बात बोल देगा कोई आके, कुछ बोला उला नहीं जाता है। एग्जाम के पहले 10 15 20 दिन पागल हो जाया जाता है। एग्जाम हो जाए तो खूब मुस्कुराओ, फिर ठीक हो जाता है। फिर गार्जियन को बोलो अब पिलाइए, रात में बात करते हैं। तो जो उम्र है ना आपकी, इसमें जगने से कोई मरता नहीं है, हार्डवर्क से कोई मरता नहीं है, चेहरा बिगड़ने से भी चेहरा अच्छा हो जाता है। ये सब ऐसे उम्र में हैं आप, तो इस्तेमाल कब होगा? बस यही सब कमी है और इसीलिए सब हो नहीं रहा है। एग्जाम देते समय जो एफर्ट्स लिए जाते हैं ना, उस एफर्ट्स का इम्पैक्ट तुरंत आता है, तो करियर बिल्ड होता है तेजी से। इंग्लिश वाले को एग्जाम देना रहेगा ना, जान प्राण लगा देगा उसी में, उसी 1.5-2 महीने में। ये सोचेगा ही नहीं कभी कि हमारा होगा कि नहीं होगा। और हिंदी वाला पहले तो थोड़ा था डाउट में होगा कि पीटी हुआ कि नहीं, अब आया तो उसके बाद फिर इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार वो छूट गया है। एक आइडियल तैयारी करता है वो, एक आइडियल प्रिपरेशन के लिए सोचता है हमेशा, जो कभी जिंदगी में नहीं होगी। कभी परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, कभी हेल्थ अच्छा नहीं होगा, कभी घर में पैसे नहीं रहेंगे, कभी इतना समय नहीं रहेगा, ना ही कभी पूरी तैयारी होगी, ठीक है। और इसी में एग्जाम पास करना होता है। ये जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन ब्रह्म से भेंट हो जाना है। ये नहीं समझ में आया तो ऐसे ही है। तो विंसेंट ऑस्ट्रम ने 2 चीजें अभी तक आपको सिखाई। वो ये कि राजनीति प्रशासन विभाजन गलत है और प्रबंधकीय स्वायत्तता होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ पॉइंट जो एक जनरल आइडिया है, जो आपको लिखवाए हैं ना मैंने, कि पब्लिक चॉइस क्या कहता है। तो बाजार की भूमिका को बढ़ाओ, मार्केट के आकार को बढ़ाओ और लोक क्षेत्र के आकार को छोटा करो। डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट की विचार को करो। लोक नीति इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोक नीति पे चलोगे तो राज्यवाद बढ़ेगा। पब्लिक पॉलिसी पे ज़्यादा करोगे तो राज्य का क्षेत्राधिकार बढ़ता चला जाएगा। गो फॉर द स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता युक्त विशेषीकरण की तरफ आगे जाना चाहिए। हर काम हर व्यक्ति ना करे, कुछ विशेषज्ञ ही कुछ काम करें। ऐसी तमाम बातें आपने लिखी हैं, ठीक है, जो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे 6 7 8 बात लिखा होगा, उसको ही डालिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं नहीं आएगा, ठीक है। अब थोड़ा तकनीकी रूप से जाएंगे तो इसी को कह सकते हैं कि मतलब पॉलिटिकल जो मोनोपोली है, राजनीतिक जो एकाधिकारवाद है, उसके स्थान पर पद्धतिगत व्यक्तिवाद होना चाहिए। तो राजनीतिक एकाधिकारवाद का मतलब क्या हुआ? राजनीतिज्ञ प्रशासन पर बड़ा नियंत्रण रखता है, आदेश देता रहता है मंत्री, तभी काम होता है। इसके स्थान पर पद्धतिगत व्यक्तिवाद, मतलब मैनेजरियल ऑटोनॉमी, प्रबंध को स्वायत्त। क्या पढ़े हो उसमें कि डिसीजन लेने की स्वायत्ता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके लिए डिफरेंट चीजों को देख सके, तभी होगा ना जब स्वायत्ता दिया जाएगा तब, ठीक है। तो कहीं मोहित भट्टाचार्य या कोई किताब का लाइन या और भी कुछ और पढ़ते हो, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, वहां पे ऐसी लाइनें हो तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक जार्गन मैंने सुलझा दिया है, ठीक है। कुछ भी शब्द कहीं से कोई आपको फंसा नहीं सकता। जितने प्रश्न आए हैं यूपीएससी के सभी होंगे, जितने आएंगे सभी होंगे। नहीं भी समझ आएगा ना, इसका बेसिक आइडिया कल वाला जो बात है उस आइडिया को डाल दीजिएगा, उसी पे वो ट्विस्ट करके सवाल पूछ। कहीं पब्लिक चॉइस दिखे ना, पूरा राम कहानी लिख देना। 60 के दशक में यूरोप और अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों का एक समूह जो उस जमाने की बात से हट करके अपने बात को रखता है और उसमें ब्ला 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 ऐसी ऐसी चीज़ों को 8-10 चीज, हाँ वही क्षेत्राधिकार बढ़ाना घटाना, ठीक है, पॉलिसी के स्थान पर मार्केट फोर्सेस, ये वो तमाम चीज़ें करके इसे पब्लिक चॉइस अप्रोच कहते हैं। फिलॉसफी क्या है और उससे होगा कैसे ये, और उसमें कुछ लिखा होगा ना, कुछ तो हवाबाजी करने आएगा, दिमाग लगाना है उसी में मिला के, क्या ऐसा करने से ही हो जाता है, मुंह से मुंह मिला देना, बस हो गया आंसर,
यही करना है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने के लिए सब्जेक्टिव नॉलेज कुछ तो ये होगा, एकदम से क्वेश्चन तो आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और यूपीएससी हमेशा इनोवेटिव काम करने के लिए कहती है, नए तरीके से क्वेश्चन बनाएगी, लेकिन थीम नहीं बदल सकती। अब इसमें कुछ है नहीं, एक बार हम सब कुछ स्कैन कर लिए रूम में कि इसमें क्या क्या है और हम जान गए। अब कुछ भी कहा जाएगा कि उस रूम में बाएं से दाहिने जाने पे इतना मिनट इतना सेकंड उधर बढ़ने से ये मिलेगा, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे यही चीज है, दूसरा और नहीं है, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ है। तो उस बात को कह देना है, उसमें लिखने में डरना नहीं है। उन्हीं बच्चों से 2012 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा था, टफ पूछा था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतना सरल था जिसका कोई जवाब नहीं है, इतना सरल था। हर एरिया में सिर्फ उसको जार्गन किया हुआ था, चूंकि उनको चाकू मारना था। सबसे ज्यादा रिजल्ट 2012 ने दिया। क्यों? जितने मेच्योर बच्चे थे सब क्लास से निकले कि सर सब ने इधर उधर घुमाया था लेकिन सब इजी था, हम लोग लिख दिए। और कुछ बच्चे निकले एकदम ब्लेड मारते हुए उसमें से, सर एकदम क्वेश्चन सिलेबस से बाहर था, है ना, ऐसा। हम समझ गए कि वो हाय तौबा वाले हैं। तो वो एटीट्यूड से तो हम पूछे लिखे कि नहीं उसमें कुछ, तुम लिखे तो नहीं, हमें लगा कि ये दूसरा है, हम सोचे कि ऐसा है। इतना सोचते क्यों हो? किसी के पास क्वेश्चन बैंक है? वो मेरे ही पास है। रुको मैं एक आध एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इससे तुम लोग का अंदाजा होगा कि यूपीएससी में पबमैट का नेचर क्या है ना, थोड़ा जानना भी जरूरी है ना। इससे टफ कभी नहीं आया है, तो हम सबसे टफ वाला ही निकालते हैं। और अभी पढ़ते जाओगे तो आगे देखोगे अगर इधर भी आया होगा। अच्छा, परेटो सुधार के साथ एक तो सीधा है। अब देखो हिंदी कैसे लिखा है, अपेक्षाकृत अधिक सुविज्ञ स्तर पर सार्वजनिक वरण का सरोकार, है ना। ये गूगल ट्रांसलेशन है, क्योंकि अब उस समय सीसेट का आंदोलन नहीं हुआ था ना, अब तो इतना घटिया हिंदी नहीं लिखता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश है ना लिखा हुआ बगल में, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पलट दीजिए, उसमें लिखा होगा कि क्या है। On the more sophisticated plane, public choice is concerned with Pareto optimality. इंग्लिश में देखते ही मामला क्लियर है। और एटलीस्ट विथ Pareto improvements, कमेंट, क्या दिक्कत है, लिख दो। अच्छा, अभिप्रेरण, चलो अभिप्रेरणा पढ़ोगे तो इसमें दिखाएंगे एडगर साइन और ये सब। अब मैं ऐसा दिखाता हूं जो आप अभी बिना पढ़े हुए भी जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, और ये पूछा है ना, आरटीआई के लिए। आरटीआई जानते हो? आरटीआई में आज से नहीं, जब से हुआ नहीं भी था तो भी से, जब से बैच शुरू हुआ है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि इससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तो बढ़ती है, और उसका केस स्टडी भी पढ़ाते हैं, जीएस को भी पढ़ाते हैं। वही लिखना है इसमें, पारदर्शिता उत्तरदायित्व। पूछा कैसे, सुनो, देखो क्या किया था 2012 में, और ये यूपीएससी कितनी खिलाड़ी है, इसी से निपटा दिया। भयभीत लोगों को किनारे कर दिया इसी से, बस ऐसे ही जो सब्जेक्ट लिए हो निकल लो इसमें से। तो सरकारी रिकॉर्ड तक मुक्त पहुंच लोकतांत्रिक सरकार की प्रामाणिकता चिन्ह होता है, कॉमा अभी खत्म नहीं हुआ है। परंतु सरकारें अन्वेषणों को रोकने, इन्वेस्टिगेशन को रोकने और इसके साथ साथ जवाबदेही को सामान्यतः कमजोर कर देने के प्रयोजन से, कॉमा बहुत जानबूझकर रिकॉर्डों को नष्ट कर देने में नहीं हिचकिचाती हैं। अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। क्या आपके विचार में इस स्थिति में सूचना का अधिकार, अब देखिए अब आया क्वेश्चन, सूचना का अधिकार सरकारी रिकॉर्डों के संपूर्ण निर्वर्गीकरण और निरअभिलेखाकरण, 2 शब्द डाल दिया, डी क्लासिफिकेशन एंड डी आर्काइवेशन, 2 शब्द डाल दिया, कि सीमा तक मांग कर सकता है, तर्क वितर्क करें। देखो इतना तक जो पूछा है ना कि सरकार इन्वेस्टिगेशन को रोकती है और सरकारी रिकॉर्डों को जलाने हटाने, क्या लिखा है, प्रयोग कमजोर कर देने के, रिकॉर्डों को नष्ट करने में नहीं हिचकिचाती हैं, इतना जो लिखा है इसका कोई अर्थ है? कुछ नहीं है। मतलब सरकार में खराबी पाया जाता है, गोपनीयता पाया जाता है, कहने का मतलब ये है। डिकोड करो अगर इसको, सरकार खराब है, गोपनीयता पाई जाती है, सरकार में ऐसी ऐसी कमी है, ये कह रहा है। अब उसके आगे, क्या आपके विचार में सूचना का अधिकार सरकारी रिकॉर्डों के संपूर्ण निर्वर्गीकरण, निर्वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाइड करके बंद करना, और डी क्लासिफिकेशन मतलब निकालना,
उसके बाद है निरअभिलेखाकरण, डी आर्काइवेशन। आर्काइव में क्या होता है, आंकड़े दबा के रखे जाते हैं, और डी आर्काइव करोगे तो क्या हो जाएगा, निकालना। मान लो एक मैं नया शब्द देता हूं, डी इन्वेलप करना। एनवेलप में क्या करते हो, बंद करते हो, और डी इन्वेलप में उसको खोलते हो। कल को वो हो जाएगा पारदर्शिता। पारदर्शिता इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपके विचार में सूचना के अधिकार से पारदर्शिता आएगी? प्रश्न तो यही है ना यार, यही है ना। तो अब इसको डिकोड करके प्रश्न बनाए तो क्या हुआ कि सूचना के अधिकार से सरकारी क्षेत्र में कहां तक पारदर्शिता आ सकती है, तर्क वितर्क करें। प्रश्न ये है, लेकिन ये लिख देते तो समझ ही जाते ना। तो फिर ब्लेड वाले कहां जाते, उनको कैसे बाहर निकालते? ब्लेड वालों ने नहीं लिखा और बाकी सब मुस्कुराए 2 बार, देखे धड़ाधड़ शुरू हो गए। उन्हीं का नाम है मोहम्मद मुश्ताक, उन्हीं का नाम है संतोष कुमार रॉय, धड़ाधड़ पास करके चले गए। उन्हीं का नाम है गौरव कुमार सिंह, आईटी वाला, है ना, धड़ाधड़ सब निकल गए। यही फर्क है। और यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा लोक प्रशासन में यही करती है। हम लोगों के कंटेंट पे अगर कोई जाए लेकर के ना, उसको कहीं कष्ट इसमें भी नहीं था यार। ये सबसे बेहतरीन समय था। अब इसको पढ़ते जाओ, अभी तो थ्योरीज वाले हो जाए, मोटिवेशन हो जाएगा तो मैं उसका दिखाऊंगा। अब पढ़ते जाओ, देखो बहुत ही इजी था, कहीं कोई कष्ट नहीं। लेकिन अब वही है कि एग्जाम हो नहीं रहा है, थोड़ा प्रीलिम्स का अभाव है और आगे थोड़ा बढ़ने में दिक्कत है। अब कोई आगे बढ़ता भी है तो एक आध बच्चे ऐसे हैं कि वो इंटरव्यू में मिलते ही नहीं हैं, उनका भी थोड़ा वो है। जैसे एक बच्चा, अब मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पहली बार में हुआ उसको, उस समय बहुत 280 नंबर था पवेड में, ठीक है, इंटरव्यू के लिए नहीं आया। तो हमने बोला भाई नहीं, अच्छा भी है, बाकी लोगों से मिले जाएं, हम तो किसी को ऐसे बहुत जबरन बोलते नहीं हैं। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, जैसे सारी साइकोलॉजी की, एक तो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1, ब्लड में है एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेंट। दूसरा, ये जितनी साइकोलॉजी की चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में देखी जाती हैं, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मोरल, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मैं बोलूँगा दोस्तों, हमसे ज़्यादा अभी इस धरती पे नहीं कोई जानता है ये सब चीज़, ठीक है। ये कैसे डील होता है और क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरव्यू बोर्ड का, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड क्या है, इंटरव्यू क्या है, ये भी हम जानते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है ना ये। इंटरव्यू का टाइपोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, और कैसे उसमें प्रोजेक्शन मेथड से लोग टिक मारते हैं और देखते हैं। और उम्र इतनी हो गई कि सारे बूढ़े लोग दोस्त हैं, कबीलन और रिटायर और उसमें बैठने वाले। तो इनसे नहीं अगर कुछ लेते हो और अपने ऑप्शनल के बच्चे हो, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कुछ नहीं है। मूर्खता मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार नहीं हुआ, फिर अगले बार बोला कि सर हमें पता चल गया कि गलती क्या था, मैं इस बार आऊँगा। तो ठीक है, मैं इंतज़ार में, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, तो आज जुमा है तो कल वो है, तो कल परसों है, तो अब आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। तो फिर दूसरे बार भी यही। तीसरे बार में हुआ कि सर अभी तो हम यहीं पर रही के करेंगे। तीसरी बार के बाद एक बार 280, उसके बाद 295 या 305 था। उसके बाद भी हुआ कि नहीं, इस बार तो सर ना इंटरव्यू में मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि गलती कहाँ पर है। पर्सनालिटी में थोड़ा एग्रेशन था ही और ये सब वजह रही होगी। और तीसरी बार फिर हमसे भेंट ही नहीं, तीनों बार के उसी तरीके से। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अंदर से मजा नहीं आएगा ना, आप लोग करो इसको। 1 साल बाद हमें ये बोलने के लिए मजबूर मत करना इधर, है ना। 1 डेढ़